ब्रेस्ट पैथोलॉजी। सबसे पहले हम ब्रेस्ट की एनाटमी डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर पैथोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट इज बेसिकली composed ऑफ 3 structures: पेरेन्काइमा, स्ट्रोमा एंड एडिपोज टिश्यूज। पेरेन्काइमा में 2 चीज़ें होती हैं, लॉब्यूल्स और टर्मिनल डक्ट्स। ठीक है, लॉब्यूल्स और टर्मिनल डक्ट्स ये मिलके एक लार्ज डक्ट, ये सारे टर्मिनल डक्ट्स हैं, दीज आर द लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स और टर्मिनल डक्ट्स मिलके एक लार्ज डक्ट बनाती हैं दैट ओपन्स इन द लेक्टिफेरियस साइनस। इस जगह पे लेक्टिफेरियस साइनस होता है। ठीक है, लेक्टिफेरियस साइनस देन ओपन्स आउटवर्ड इन द निपल। सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा 2 तरह का होता है, इंट्रालॉबुलर स्ट्रोमा एंड इंटरलॉबुलर स्ट्रोमा। इंट्रालॉबुलर स्ट्रोमा जो इन लॉब्यूल्स के सराउंडिंग पे होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रालॉबुलर स्ट्रोमा। इंटरलॉबुलर जो 2 लॉब्यूल्स के दरमियान स्ट्रोमा होता है। ठीक है, स्ट्रोमा का बेसिकली काम सपोर्ट करना है, ब्रेस्ट को के ये पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने का काम स्ट्रोमा का है। लॉब्यूल्स और टर्मिनल डक्ट्स, यहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होती है। ठीक है, स्ट्रोमा सपोर्ट करता है और मिल्क प्रोडक्शन इज थ्रू पेरेन्काइमा विच इज़ composed ऑफ लॉब्यूल्स एंड टर्मिनल डक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा ब्रेस्ट में एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और लिगामेंट्स ऑफ कूपर होते हैं जो ब्रेस्ट को पेक्टोरल मसल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट इज composed ऑफ बेसिकली ब्रेस्ट इज composed ऑफ 3 पार्ट्स: parenchyma which is composed of lobules and terminal ducts which join to form large duct. Second part is stroma which is composed of intralobular stroma and interlobular stroma. And third part is adipose tissues. Again this is microscopic structure of the breast. ये lobule है। ठीक है, लॉब्यूल इज सराउंडेड बाय स्ट्रोमा। मैंने पहले बताया था कि लॉब्यूल के सराउंडिंग में जो स्ट्रोमा होता है उसको हम इंट्रालॉबुलर स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, देन दिस इज द टर्मिनल डक्ट। बहुत सारे लॉब्यूल्स की टर्मिनल डक्ट्स मिलके एक लार्ज डक्ट बनती है। लार्ज डक्ट लेक्टिफेरियस साइनस में ओपन होती है एंड देन लेक्टिफेरियस साइनस इट ओपन्स आउटवर्ड इन द निपल। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रोमा, इंट्रालॉबुलर स्ट्रोमा। दिस इज टर्मिनल डक्ट. Terminal duct then join to form large duct and which opens in lactiferious sinus and then it opens outward in the nipple. और nipple के surrounding में एक black area होता है which is called areola. ये lactiferious duct थोड़ी large होती हैं, so ये lactiferious duct इस areolar region के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, What is terminal duct lobular unit? Terminal duct lobular unit 2 component से मिलके बनता है, टर्मिनल डक्ट और लॉब्यूल। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली हम टर्मिनल डक्ट लॉबुलर यूनिट कहते हैं। ठीक है, लॉब्यूल्स और टर्मिनल डक्ट ये 2 तरह की एपिथेलियम से मिलके बनते हैं। एक हेल्दी ल्यूमिनल डक्ट या एक लॉब्यूल के जो एसिनाए हैं बेसिकली दे आर composed ऑफ 2 पार्ट्स। एक मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और कोलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स एंड दीज आर द मायोएपिथेलियल सेल्स। और सबसे आउटर साइड पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे मायोएपिथेलियल सेल्स और मायोएपिथेलियल सेल्स के बाद क्यूबॉइडल या कोलमनर सेल्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज डक्ट या एक लॉब्यूल 2 तरह की एपिथेलियम से मिलके बनता है, मायोएपिथेलियल और कोलमनर सेल्स, इसीलिए हम इसको डबल लेयर एपिथेलियम कहते हैं बिकॉज देयर आर 2 layers ऑफ एपिथेलियम. First is myoepithelial cells and second is cuboidal or columnar cells. Now what is the difference between male and female breast? Male में भी breast होती है और females में भी होती है, but what is the difference? Female breast, as I have already told you, it is composed of 3 parts: lobules and ducts, parenchyma which is lobules and duct, सेकेंड इज स्ट्रोमा एंड थर्ड इज फैटी टिश्यूज़। ठीक है, बट इन मेल्स सिर्फ डक्ट्स होती हैं और फैटी टिश्यूज़ होते हैं, देर आर नो लॉब्यूल्स। मैंने पहले बताया कि मिल्क प्रोडक्शन लॉब्यूल्स के थ्रू होती है। ठीक है, मेल्स के अंदर लॉब्यूल्स नहीं होते, इट मीन्स देर इज़ नो मिल्क प्रोडक्शन इन मेल, सिंपल डक्ट्स होती हैं। ठीक है, और इवन इफ गायनिकोमेस्टिया अकर्स,
स्पेसिफिकली इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गायनिकोमेस्ट्रिया में भी ब्रेस्ट मेल की एनलार्ज होती है, बट फैटी टिश्यूज जस्ट एनलार्ज होता है, उनके अंदर लॉब्यूल्स नहीं बनते, ठीक है। लॉब्यूल्स और टर्मिनल डक्ट्स, ये डक्ट सिस्टम या पेरेन्काइमा सिर्फ फीमेल्स के अंदर होता है बिकॉज देयर इज मिल्क प्रोडक्शन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट डिजीजेस, सब ब्रेस्ट डिजीजेस की आलमोस्ट सेम क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। दे प्रेजेंट विथ पेन, पाल्पेबल मैसेस एंड निपल डिस्चार्ज। नाउ व्हाट आर द इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेस्ट? इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। फर्स्ट इनके अंदर आता है एक्यूट मेस्टाइटिस। Mastitis, it shows the inflammation of the mammary gland and it is acute, ठीक है। acute mastitis during breastfeeding, फीमेल्स की ब्रेस्ट में क्रैक्स, फिशर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब भी ब्रेस्ट में क्रैक्स या फिशर्स आते हैं उसकी वजह से स्टेफ्लोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टो और स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, पस बनती है एंड इट इज़ पेनफुल, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्यूट मेस्टाइटिस। स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शन सिंगल होती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन स्प्रेडिंग होती है। इट मीन्स स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शन एक सिंगल लॉब्यूल तक लिमिटेड होगी, लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगी तो वो डिफरेंट मल्टीपल लॉब्यूल्स के अंदर स्प्रेड करेगी, ठीक है। एक्यूट मेस्टाइटिस में ब्रेस्ट एरिथमेटियस बिकॉज इन्फ्लेमेशन हो रही है और इन्फ्लेमेशन के कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं जिनमें रूबर फॉर रेडनेस, ठीक है, केलर फॉर हीट, हीट मीन्स फीवर, तो इन पेशेंट्स में फीवर होगा, रेडनेस होगी ब्रेस्ट की और पेनफुल होगी, ठीक है। बिकॉज इन्फ्लेमेशन के अंदर पेन, रेडनेस और हीट या फीवर तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। और चूंकि एक्यूट मेस्टाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और इसके अंदर पस बन रहा है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, और अगर पस बन गई है तो पस का ऑलवेज एक ही ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ड्रेनेज। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर इज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरियस डक्ट। लेक्टिफेरियस डक्ट मैंने पहले आपको बताया कि लार्ज डक्ट लेक्टिफेरियस डक्ट के अंदर ओपन होती है, ठीक है। सारी जितनी भी ब्रेस्ट की डक्ट्स लॉब्यूल्स हैं उनकी एपिथेलियम डबल लेयर एपिथेलियम होती है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स एंड क्यूबॉइडल और कोलमनर सेल्स, ठीक है। लेकिन अगर स्मोकिंग या विटामिन ए डेफिशिएंसी जो नॉर्मल एपिथेलियम की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है, अगर इन विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई या स्मोकिंग, तो स्मोकिंग की वजह से क्या होगा कि लेक्टिफेरियस डक्ट की जो नॉर्मल डबल लेयर्ड एपिथेलियम है इट विल अंडरगो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, मतलब कि लेक्टिफेरियस साइनस में अब स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाएगी, ठीक है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरियस डक्ट को हम रिकरेंट सब एरियोलर एब्सेस भी कहते हैं या पेरीडक्ट्यूलर एब्सेस और जुस्कास डिजीज़। मैंने आपको पहले बताया था कि लेक्टिफेरियस डक्ट सब एरियोलर रीजन में आती है विच इज़ ए डार्क एरिया अराउंड द निपल, वहाँ पे लेक्टिफेरियस डक्ट उस एरिया के अंदर ये ऑलमोस्ट उसकी लोकेशन होती है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे लेक्टिफेरियस डक्ट का मेटाप्लेजिया हो रहा है तो लेक्टिफेरियस डक्ट की मेटाप्लेजिया की वजह से सब एरियोलर रीजन के अंदर एक एब्सेस बनेगी, ठीक है, एंड इट विल रिकरेंट बार बार बनेगी एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड स्मोकिंग। और चूंकि इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में एक पेनफुल एरिथमेटियस मैस बनेगा which is subareolar in location. Hallmark of the squamous metaplasia of lactiferous duct is keratinizing squamous metaplasia. ये नॉर्मल लेक्टिफेरियस डक्ट और ये उसकी ओपनिंग है इन द निपल, ठीक है। नॉर्मल लेक्टिफेरियस डक्ट या कोई भी ब्रेस्ट की डक्ट या लॉब्यूल, इट इज़ लाइंड बाय डबल लेयर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज डबल लेयर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये क्यूबॉइडल या कोलमनर सेल्स हैं, इन दीज रेड आर द मायो एपिथेलियल सेल्स, और ये एक नॉर्मल लेक्टिफेरियस साइनस की ओपनिंग है, ठीक है, जो निपल के अंदर ओपन होती है। दिस इज़ नॉर्मल डक्ट। लेकिन अगर स्मोकिंग की वजह से स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा, एपिथेलियम ऑफ दिस लेक्टिफेरियस साइनस विल बी रिप्लेस्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। और स्क्वेमस एपिथेलियम वो जो स्किन के ऊपर होती है, और हमें पता है स्किन के ऊपर केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है।
तो केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम इस साइनस को लाइन करेगी, ठीक है, और केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम केराटिन ले करेगी, ठीक है, और वो केराटिन इस साइनस के ये जो ओपनिंग है, एक डक्ट थी ये वाली, उसको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। जब भी ये डक्ट ब्लॉक होगी तो जो मिल्की सिक्रीशंस हैं, मिल्की सिक्रीशंस वो सारी की सारी उससे डिस्टल कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ये मिल्की सिक्रीशंस ये क्या करेंगी, जब ये एक जगह पे काफ़ी देर कलेक्टेड रहेंगी, इरिटेशन कॉज करेंगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, और पस बनेगी, और अल्टीमेटली जब आगे रास्ता ब्लॉक है ड्यू टू केराटिन प्लग, ठीक है, केराटिन प्लग एक स्ट्रॉन्ग प्लग होता है, जब आगे की तरफ उसकी ओपनिंग ब्लॉक है तो वो एक स्किन के अंदर एक फिस्टुला बना लेगी, ठीक है, तो वो एब्सेस इस फिस्टुला के थ्रू ड्रेन होगी, ठीक है। इन शॉर्ट स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरियस डक्ट, बेसिकली लेक्टिफेरियस डक्ट की एपिथेलियम नॉर्मल विच इज़ डबल लेड एपिथेलियम, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज़ केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम केराटिन ले करती है जो कि इस डक्ट की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सिक्रीशंस एक्यूमुलेट होती हैं एंड दे कॉज इरिटेशन एंड अल्टीमेटली दे कॉज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से पस बनता है, और पस जो है वो पस जब उसको कोई ड्रेनेज का रूट नहीं मिलता तो वो स्किन के अंदर एक फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। और स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरियस साइनस, बिकॉज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यहाँ पे इरिटेशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही थी, इसलिए हम लोग इसको एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट करते हैं, और अगर कोई पस है तो हम लोग उसको सर्जिकली ड्रेन करेंगे। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर इज डक्टल एक्टेजिया। एक्टेजिया मीन डायलेशन, तो डक्ट की डायलेशन हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली जो निपल के बियॉन्ड डक्ट्स होती हैं वो इस पोजीशन के अंदर होती हैं, ठीक है, दे आर लाइन बाय डबल लेयर्ड एपिथेलियम। लेकिन अगर किसी वजह से स्पेसिफिकली मल्टीपेरिस वीमेन इन 5th एंड 6th डेकेड अगर ये डक्ट्स डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से आगे मायो एपिथेलियल सेल्स प्रॉपरली डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके सिक्रीशंस को आगे ओपनिंग के थ्रू पास नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे सिक्रीशंस कलेक्ट होके उस डक्ट को क्लॉग कर देंगे, मीन ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। दिस इज डक्टल एक्टेजिया। क्लिनिकली डक्टल एक्टेजिया प्रेजेंट विद पेनलेस पाल्पेबल मैस, बेसिकली ये क्लॉग्ड डक्ट की वजह से अपीयर होता है, ठीक है। सेकेंड, देयर इज ए रिट्रैक्शन ऑफ द निपल, मीन निपल नॉर्मली आउटसाइड प्रोट्यूड करता है, बट इन डक्टल एक्टेजिया निपल विल रिट्रैक्ट और डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो डक्टल एक्टेजिया पेशेंट प्रेजेंट विद पेनलेस पाल्पेबल मैसेज ड्यू टू क्लॉग्ड डक्ट, रिट्रैक्शन ऑफ निपल एंड डिस्चार्ज। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ ब्रेस्ट इज फैट नेक्रोसिस। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेरेन्काइमा, स्ट्रोमा एंड एडिपोज टिश्यूज विच इज़ बेसिकली फैट। ट्रॉमा या रेडिएशंस की वजह से समटाइम्स फैट अंडरगो नेक्रोसिस। इस नेक्रोसिस की वजह से एक पेनलेस एक लंप बनता है, पाल्पेबल मैस बनता है विच इज़ एसोसिएटेड विद रिट्रैक्शन ऑफ स्किन इन एंड कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो फैट नेक्रोसिस बेसिकली इट अकर्स आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फैट नेक्रोसिस? ग्रॉस में एक वाइट नोड्यूल्स की अपीयरेंस होगी, ठीक है, ब्रेस्ट एक नोड्यूलर अपीयरेंस देगी ड्यू टू फैट नेक्रोसिस। और हिस्ट्रो में जब हम देखेंगे तो हेमरेजिक लीजन्स होंगी जिनमें सेंटर में फैट नेक्रोसिस होगी एंड विच इज सराउंडेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, giant cells, calcification and hemosiderin which ultimately leads to scar formation. फैट नेक्रोसिस यूजुअली ब्रेस्ट सर्जरी के बाद होता है और ब्रेस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ एडिपोज टिश्यूज विच विल अंडरगो नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस की वजह से एक पाल्पेबल मैस अपीयर होगा विच विल गिव नोडुलर अपीयरेंस टू द ब्रेस्ट। क्लिनिकली पेशेंट्स of fat necrosis present with painless mass which is due to the fatty necrosis, and secondly there is a retraction of nipple. Then next inflammatory disorder is lymphocytic mastopathy. Lymphocytic mastopathy में basically एक hard palpable mass बनता है which is associated with type 1 diabetes and autoimmune thyroid disease, ठीक है। lymphocytic mastopathy is associated with diabetes. सेक्लेरोसिंग लिम्फोसिटिक लोबुलाइटिस इसलिए कहते हैं, सेक्लेरोसिस मीन फाइब्रोसिस होगी,
लिम्फोसिटिक विच इज़ एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट एंड लोब्यूलाइटिस मीन लॉब्यूल्स में। बेसिकली क्या होगा कि लॉब्यूल्स में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा एंड दिस इन्फ्लेमेशन इज एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस। कलेक्टिवली इसको हम लिम्फोसिटिक मैस्टोपैथी कहते हैं and it is associated with type 1 diabetes. Another inflammatory disorder of breast is granulomatous mastitis. Granulomatous mastitis, it is associated with granulomatous disease जिसमें sarcoidosis, tuberculosis या granulomatosis with polyangiitis आता है। तो इन शॉर्ट हमने इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेस्ट पढ़े, जिनमें सबसे पहले हमारे पास एक्यूट मेस्टाइटिस आता है। इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें क्रैक्स या फिशर्स की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और इस कंडीशन को हम लोग एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट करते हैं। Then next inflammatory disorder is squamous metaplasia of lactiferous duct which is associated with smoking. Epithelium of normal lactiferous duct is replaced by squamous epithelium. और ये स्क्वेमस एपिथेलियम ये डक्ट को ब्लॉक कर देगी बिकॉज इट लेक कैरेटिन। इन प्लग की वजह से स्क्रिशन सारी एक्यूमुलेट होंगी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी और एब्सेस बनेगी। एब्सेस को जब आगे की तरफ रूट नहीं मिलेगा तो वो एब्सेस फिस्टुला बना के ड्रेन हो जाएगी। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर इज डक्टल एक्टेसिया, जिसमें डक्ट एनलार्ज हो जाती है और एनलार्जमेंट की वजह से स्क्रिशंस एक्यूमुलेट होकर डक्ट को क्लॉग कर देंगी, मीन ब्लॉक कर देंगी। और जब डक्ट ब्लॉक होगी तो वो किस तरह से क्लिनिकली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं? विद पाल्पेबल मैसेस, विद रिट्रैक्शन ऑफ निपल एंड डिस्चार्ज। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में बेसिकली सर्जरी के बाद फैट का नेक्रोसिस होता है जिसकी वजह से एक पाल्पेबल पेनलेस मैस मिलता है विच इज़ एसोसिएटेड विद रिट्रैक्शन ऑफ निपल। एंड देन लिम्फोसिटिक मैस्ट्रोपैथी, इसमें बेसिकली सेक्लोरेसिंग लिम्फोसिटिक लोबुलाइटिस भी कहते हैं। इसमें एक हार्ड मैस बनता है विच इज़ एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज़ और एनी अदर ऑटो इम्यून थायरॉयड डिजीज़। In granulomatous mastitis, it is basically inflammation of the breast which is associated with granuloma and it is associated with other granulomatous diseases जिसमें granulomatous with polyangiitis, sarcoidosis और tuberculosis आता है और ये पेरिस वीमेन के अंदर होते हैं जिनमें ऑलरेडी प्रीवियस प्रेगनेंसी होती है।